Hello students, welcome back to my YouTube channel Indian Judiciary. प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 यानी कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम चल रहा है। इसका चैप्टर 1 की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे जो कि डील करता है द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से। चैप्टर 2 कंसिस्ट करता है सेक्शन 3 टू सेक्शन 11, राइट। अब आ जाते हैं सेक्शन 3 पे जो कि डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। मैंने आपको बोला था जब मैं डेफिनेशन का कमीशन पढ़ा रही थी उसमें कि सेक्शन 3 में मैं आपको डिटेल्स इसके बारे में बताऊंगी। सब सेक्शन 1, द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी टू बी नोन एज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन to exercise the powers conferred upon and to perform the functions assigned to it under this act. सेंट्रल गवर्नमेंट एक बॉडी का गठन करेगी जिसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नाम से जाना जाएगा। अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का काम क्या होगा कि अपनी पावर्स का एक्सरसाइज करना और फंक्शंस को परफॉर्म करना जो इस एक्ट के अंतर्गत बताए गए हैं। सब सेक्शन 2, द कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ, ये कमीशन क्या कंसिस्ट करेगी, कौन मेंबर्स होंगे, कौन चेयरपर्सन होगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मैंने पर्पल कलर से मार्क किया हुआ है ना, ये 2019 की अमेंडमेंट के बाद इन वर्ड्स की जगह पे कोई नए वर्ड्स जो है सब्स्टिट्यूट किए गए हैं, वो मैं आपको साथ साथ में पढ़ाती जाऊँगी। 2A में है अ चेयरपर्सन हु हैज़ बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे चीफ जस्टिस की जगह, ये 2019 का बिल है, चीफ जस्टिस की जगह यूज होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज, यानी कि अ चेयरपर्सन हु हैज़ बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि एक चेयरपर्सन होगा इस बॉडी में जो कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है होगा, या फिर चीफ जस्टिस रह चुका है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज है। वन मेंबर हु इज और हैज़ बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एक मेंबर जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है या उसका जज है। सी, वन मेंबर हु इज और हैज़ बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, एक मेंबर जो कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रह चुका है या फिर चीफ जस्टिस है। 2D, यहाँ पे 2 मेंबर्स की जगह यूज होगा 3 मेंबर्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शेल बी अ वुमेन, 3 मेंबर्स जिनमें से एक वुमेन होगी। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे 3 मेंबर्स out of which 1 shall be a woman, to be appointed from amongst person having knowledge of or practical experience in matters relating to human rights। 3 मेंबर्स कंसिस्ट किए जाएंगे जिनमें से एक जो मेंबर होगा वो वुमेन होगी जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, एक्सपीरियंस होगा ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड मैटर्स का। सब सेक्शन 3, यहाँ पे मैंने मार्क किया है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इनकी जगह वर्ड्स यूज होंगे द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, द नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज़, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। एंड जहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उनकी जगह यूज़ होगा द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड द चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ shall be substituted. The chairpersons of the National Commission for Backward Classes, the National Commission for Minorities, the National Commission for Protection of Child Rights, the National Commission for the Scheduled Caste, the National Commission for the Scheduled Tribes, and the National Commission for Women and Chief Commissioner for Persons with Disabilities shall be deemed to be the member of commission for the discharge of function specified in clause B to J of section 12. Section 12 में कमीशन के फंक्शंस बताए गए हैं जिनमें से बी से जे तक जो स्पेसिफाई किए गए हैं फंक्शंस वो परफॉर्म करेंगे नेशनल कमीशन के चेयरपर्सन्स। सबसेक्शन 4 में ये जो मैंने पर्पल मार्क किया है इसकी जगह सब्स्टिट्यूट हुआ है 2019 में, शेल सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ चेयरपर्सन एक्सरसाइज ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स एक्सेप्ट जुडिशियल फंक्शंस एंड द पावर टू मेक रेगुलेशन अंडर सेक्शन 40B। There shall be a Secretary General who shall be the Chief Executive Officer of the Commission, shall, subject to control of the chairperson, exercise all administrative and financial powers except judicial function and the power to make regulation under section 40B। जो सेक्रेटरी जनरल होगा जो कि कमीशन का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा
वो सारे ही एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स को यूज़ करेगा, लेकिन जुडिशियल फंक्शन को वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। और सेक्शन 40B के अंतर्गत जो रेगुलेशन बनाने की पावर है वो भी वो नहीं बनाएगा। सब सेक्शन 5, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द कमीशन शैल बी एट दिल्ली एंड द कमीशन में with the previous approval of the central government establish offices at other places in India। जो हेडक्वार्टर होंगे कमीशन के वो दिल्ली में होंगे, और जो कमीशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रीवियस अप्रूवल के द्वारा इस्टेब्लिश कर सकता है न्यू ऑफिसेस को इंडिया में किसी अदर प्लेस में विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आई होप सेक्शन 3 आप लोगों को विद अमेंडमेंट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, नाउ come to the section 4, appointment of chairperson and other members। chairperson और अन्य members का appointment। subsection 1, the chairperson and the members shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal। chairperson और जो members होंगे वो president के द्वारा appoint किए जाएंगे warrant के द्वारा, जिस पे president के sign होंगे और seal लगी होगी। इसका प्रोविजो कहता है provided that every appointment under this subsection shall be made after obtaining the recommendation of a committee consisting of। इस सबसेक्शन में प्रत्येक अपॉइंटमेंट इस कमिटी की रिकमेंडेशन ऑब्टेन करने के बाद ही किए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होगा, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल मेंबर होंगे इस कमिटी के, मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया member, leader of the opposition in the house of the people member, leader of the opposition in the council of states member, deputy chairman of the council of states member। इसका प्रोविजो कहता है provided further that no sitting judge of the supreme court or sitting chief justice of a high court shall be appointed except after consultation with chief justice of India। इसका प्रोविजो ये कहता है कि कोई भी सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट के या सिटिंग चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के अपॉइंट नहीं किए जाएंगे जब तक कि इंडिया के चीफ जस्टिस अपनी कंसल्ट ना दे दें। दूसरी भाषा में ये कहा जा सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के बाद ही किसी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। सबसेक्शन 2, नो अपॉइंटमेंट ऑफ अ चेयरपर्सन और मेंबर शैल बी इनवैलिड merely by reason of any vacancy of any member in the committee referred to in first proviso to subsection 1। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि चेयरपर्सन या मेंबर के अपॉइंटमेंट सिर्फ इस वजह से, इस रीज़न से इनवैलिड नहीं किया जाएगा कि फर्स्ट प्रोविज़ो सबसेक्शन 1 के जो फर्स्ट प्रोविज़ो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कमिटी की कोई मेंबर की जो प्लेस है वो खाली है। आई होप आप लोगों को सेक्शन 4 क्लियर हो गया होगा जो कि अपॉइंटमेंट से डील करता है। सेक्शन 3 हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से, और 4 हमने पढ़ा अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स। सेक्शन 5 डील करता है रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। चेयरपर्सन और मेंबर का रेजिग्नेशन यानी त्यागपत्र या फिर उनको हटाया जाना, रिमूवल उनका। सबसेक्शन 1, द चेयरपर्सन और एनी मेंबर में by notice in writing under his hand addressed to the President of India resign his office। चेयरपर्सन या कोई मेंबर रिटन नोटिस के द्वारा प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित उस ऑफिस से रिजाइन दे सकता है। सबसेक्शन 2, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3, the chairperson or any member shall only be removed from his office by order of the President of India on the ground of proved misbehavior or incapacity after the Supreme Court on reference being made to it by the President has on inquiry held in accordance with the procedure prescribed in that behalf by the Supreme Court reported that the chairperson or the member as the case may be ought on any such ground to be रिमूव्ड। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि सबसेक्शन 3 के प्रोविजंस के अधीन रहते हुए भी चेयरपर्सन या मेंबर सिर्फ 2 रीज़न पे रिमूव किए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति के ऑर्डर द्वारा। 2 ग्राउंड कौन से हैं जहाँ पे उस मेंबर का या चेयरपर्सन का मिसबिहेवियर प्रूव होता है या फिर इनकैपेसिटी प्रूव होती है, असमर्थता प्रूव होती है, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा
इस प्रोसीजर जो प्रिस्क्राइब किया गया है उसके अकॉर्डिंगली इंक्वायरी पर ये रिपोर्ट किए जाने के बाद किया गया है कि ऐसे अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को ऐसे किसी आधार पर, यानी कि कौन से 2 आधार बताए गए हैं इस सबसेक्शन में, मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी पर हटा दिया जाए। जब प्रेसिडेंट ऐसा ऑर्डर दे देंगे तब उस व्यक्ति को हटाया जा सकता है। Subsection 3. Notwithstanding anything in subsection 2, the President may, by order, remove from office the chairperson or any member, if the chairperson or such member as the case may be. Subsection 2 में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई अध्यक्ष या कोई सदस्य is adjudged and insolvent या दिवालिया घोषित कर दिया गया है, engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office, अपने टर्म में अपने पदावधि में होते हुए आउटसाइड वो कोई पेड एम्प्लॉयड है, या फिर इज अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस बाय रीजन ऑफ इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, या फिर वो अपने ऑफिस को कंटिन्यू करने में अनफिट है by his mind or by his body. D. Is of unsound mind and stands so declared by a competent court. उसकी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा उसे अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया गया है. E. Is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the president involves moral turpitude. या फिर वो किसी ऑफेंस के लिए, किसी अपराध के लिए कन्विक्ट किया गया है, दोष सिद्धि पाया गया है, या फिर उसको कारावास से दंडित किया गया है, तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट के राय में ये जो ऑफेंस है वो मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व करता है, यानी कि नैतिक अधमता. तो सेक्शन 5 में हमें प्रोसीजर दिया गया है कि किस तरीके से हम किस ग्राउंड पे उस मेंबर या चेयरपर्सन को रिमूव कर सकते हैं, या फिर चेयरपर्सन और मेंबर कैसे रिज़ाइन दे सकता है अपने ऑफिस से. और ये 5 कंडीशन दी गई हैं सबसेक्शन 3 में, जिनकी वजह से उस मेंबर या चेयरपर्सन को रिमूव किया जा सकता है उसके ऑफिस से. आई होप आपको चैप्टर 2 का सेक्शन 3, 4 एंड 5 समझ में आ गया होगा. आगे के सेक्शन 6 to 11 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.